my dear students, next one is according to कंस्ट्रक्शन और सिलेबल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो वर्ड का आपका टाइप्स है, जो सेक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबल या कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सिलेबल। सबसे पहले हमको किसके बारे में समझना है? सिलेबल के बारे में। अगर सिलेबल के बारे में समझ गए तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप किसी भी वर्ड्स को अगर लेते हैं तो कोई भी वर्ड सिलेबल के अनुसार टूटता है। अगर इसके प्रोनाउंसिएशन या साउंड की बात करते हैं तो कोई भी वर्ड सिलेबल के हिसाब से टूटता है। वो 1 सिलेबल में हो या 2 सिलेबल में हो या 3 सिलेबल में हो या 4 सिलेबल में हो, 4 से ज़्यादा सिलेबल में हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। जैसे आप लिखते हैं COW, सर्कस। ये तमाम वर्ड्स मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरे प्यारे दोस्त, जरा इसको पढ़िए। काऊ, काऊ बोल के देखिए, ये 1 सिलेबल का बना हुआ है। यहाँ जब इसको बोलते हैं तो कहीं पर आपका साउंड स्प्लिट नहीं करता है। यहाँ देखिए सर्कस, जब हम सर्कस को बोलते हैं तो आपका साउंड 2 भागों में स्प्लिट कर रहा है, सर्कस। अब यहाँ पर ये जो सर्कस 2 भागों में स्प्लिट किया तो यहाँ पर जो सर बना और कस बना, यही तो है सिलेबल। हम इसी को सिलेबल बोलेंगे। यानी कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल। जब आपका साउंड स्प्लिट कर गया, जितने भागों में आपका साउंड स्प्लिट करे, वो छोटा छोटा साउंड और छोटा छोटा वर्ड का जो खंड है वही क्या कहलाता है? सिलेबल। इसके बाद सर्कल, तो यहाँ पर देखिए सर्कल, तो यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पर भी 2, ये जो वर्ड है 2 भागों में स्प्लिट हुआ। ब्यूटी, यहाँ देखिए ब्यूटी, ब्यूटी एक पार्ट हुआ और ब्यू एक पार्ट हुआ और टी दूसरा पार्ट हुआ। तो आपका क्या हुआ? ये भी वर्ड 2 सिलेबल के बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, अगर इसको सही से बोलिएगा, थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोल के देखिएगा। ब्यूटीफुल, 1 2 3, ये 3 सिलेबल के बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4, ये 4 सिलेबल के बने हुए हैं। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, ये 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो वर्ड्स है कितने सिलेबल के बने हैं? 4 सिलेबल के। फॉर्टीट्यूड, 1 2 3। सिविलाइजेशन, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 सिलेबल के बने हुए हैं। सर ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी, आप क्या समझाना चाहते हैं? जो समझाना चाहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड्स को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उस लेवल में टूटता है, यानी वो स्प्लिट होता है। कोई भी बड़ा वर्ड अगर आपके सामने आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं उसके प्रोनाउंसिएशन के लिए। वर्ड्स को क्या कीजिएगा, आप सिलेबल में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप छोटा सा वर्ड देखिए, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, देखिए बोलने में भी अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन। आप कहते हैं सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। जैसे एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। तो आप अगर सिलेबल को ध्यान में रखते हैं तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वर्ड का साउंड भी आपको समझ में आएगा और प्लस में स्पेलिंग मिस्टेक से भी आप बचेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबल, ये जो छोटे छोटे सिलेबल बने हैं, इस सिलेबल में एक चीज़ अगर देखा जाए, मैं एक बात आपको लिख देता हूँ। ये जो सिलेबल होते हैं, मैंने क्या लिखा कि ये जो सिलेबल है ये एक लेटर्स का ग्रुप होता है। देख लीजिए, कोई भी सिलेबल यहाँ पर जो लिखा गया है वो एक लेटर का क्या है? ग्रुप है। अरे यहाँ भी 3 लेटर का ग्रुप है, यहाँ भी 3 लेटर का ग्रुप्स है, यहाँ भी 3 लेटर्स का एक ग्रुप है, यहाँ भी 3 लेटर्स का एक ग्रुप है, यहाँ भी 3 लेटर्स का एक ग्रुप है। यानी जो भी सिलेबल आपके बन रहे हैं वो लेटर्स के ग्रुप होते हैं, जिसमें देयर मस्ट बी अ वॉवेल, जिसमें एक वॉवेल होना चाहिए या नहीं तो एक सेमी वॉवेल होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैंने एक बात बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप ए ई आई ओ यू को आप बेस साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेस साउंड। आप बेस साउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो साउंड है जो किसी भी चीज़ को साउंड देने का काम करता है। बिना इसके आप कोई भी दुनिया में वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं, इवन कि कोई लेटर्स नहीं बोला जा सकता है। आप छोटा से छोटा वर्ड्स या वर्ड के खंड को लेके देखिए, प्रत्येक खंड में एक वॉवेल नहीं तो सेमी वॉवेल, और सेमी वॉवेल भी वॉवेल का ही काम करता है। आपको पता है डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे काउ में एक वॉवेल आ रहा है, जैसे सर, अकस, दोनों अलग अलग सिलेबल है। यहाँ पर भी आई अपने आप में क्या है? वॉवेल है। यहाँ भी क्या है? वॉवेल है। यहाँ भी क्या है? वॉवेल है। यहाँ भी क्या है? वॉवेल है। यहाँ देखिए 1 2 3, फिर सर यहाँ पर तो 3 वॉवेल आ गया। आप तो बोले थे कम से कम है। अरे कम से कम एक बोले थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकता है। बात बुझे कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप एक सिलेबल है टी वाई, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो वाई है, वाई यहाँ पर किस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है? आई के साउंड को। तो यहाँ पर ये सेमी वॉवेल है, कंसोनेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? सेमी वॉवेल। अब यहाँ पर देखिए ब्यू टी, यहाँ पर 2 अक्षर का सिलेबल है जिसमें एक आपका क्या है? वॉवेल। यहाँ पर देखिए 3 का है, यहाँ पर क्या है? आपका क्या है? वॉवेल। यहाँ देखिए 2 ही अक्षर का है जिसमें एक वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी। यानी कि जितने भी सिलेबल बने हैं आप आँख खोल करके देख लीजिए, सब में एक वॉवेल है। मेरे प्यारे दोस्त, बिना वॉवेल के कोई वर्ड्स बन ही नहीं सकता। उसमें एक वॉवेल या फिर एक सेमी वॉवेल होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई वर्ड्स नहीं बना जिसमें एक वॉवेल या सेमी वॉवेल ना हो। आप कोई भी वर्ड दिखा दीजिए, जैसे ओम हो गया, देखिए छोटा वर्ड है जिसमें एक वॉवेल है। जैसे आप राम को ले लीजिए, राम में भी देखिए। जैसे आप इट को ले लीजिए, इंग्लिश में कोई भी वर्ड। सर एगो वर्ड लिखिए, तो हम लिखा रहे हैं, ओके। जैसे मेरे प्यारे बच्चे वाई, यहाँ भी देखिए वाई आया कि नहीं आया। अब मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे कोई भी वर्ड्स आप लेकर के देखिए, पूरे डिक्शनरी को छान मारिए, अगर एक भी वर्ड बिना वॉवेल और सेमी वॉवेल का मिल गया तो फिर जो कहिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मोनो या यूनी सिलेबिक वर्ड। मोनो या यूनी का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। ये आप ग्रीक वर्ड है, ये सब ये केमिस्ट्री में सुने होंगे आप लोग, केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री। और मल्टी का मतलब बहुत। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सिलेबिक ये सिलेबल वर्ड से बना है, सिलेबल जो इक। तो यहाँ पर मोनो या यूनिसिलेबिक का मतलब एक खंड वाला शब्द, यानी जिसमें जो एक ही बार में बोला जाए, जो स्प्लिट नहीं हो। तो यहाँ पर जैसे काऊ आपका हो गया, बहुत सारे वर्ड, नाउ हो गया, काऊ हो गया, हाउ हो गया, है ना। तो ये सब मोनोसिलेबिक हो गया। इसके बाद जिसमें 2 खंड हो 1 2, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसिलेबिक। तो जैसे सर्कस हो गया, सर्कल हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब डाइसिलेबिक वर्ड हो गए। इसके बाद टेट्रा, टेट्रा का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 खंड होंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका ब्यूटीफुल हो गया, जैसे आपका और फॉर्टिट्यूड हो गया, तो ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है? ट्राई सिलेबिक है। क्या है सर? जिसमें 3 खंड होगा। उसके बाद टेट्रा, टेट्रा सिलेबिक वर्ड जिसमें 4 खंड हो। क्या हो? तो इसमें 4 खंड किस में है? इन्फॉर्मेशन में, एक्नॉलेजमेंट में। तो ये जो वर्ड्स हुए, ये सिलेबल के अनुसार अगर बात करें तो कितने खंड बन रहे हैं? 4। तो इसको हम कौन सिलेबिक वर्ड बोलेंगे? टेट्रा। और मल्टी उसको बोलेंगे जिसमें 4 से अधिक सिलेबल हो, जैसे आपका सिविलाइजेशन हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जितना भी वर्ड्स हो जाए, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, आराम से उसको आप सिलेबल के हिसाब से बोलेंगे। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो भी सिलेबल में उसको तोड़ के बोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आगे जो है वो वर्ड को हम फंक्शन के अनुसार कैटेगराइज किए हैं, यानी वर्ड्स को फंक्शन के अनुसार हम बांट के चले हैं। आपको पता है, मैंने बताया है कि वर्ड्स को काम के अनुसार जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये वर्ड्स 8 भागों में बंटता है। आपका जो सबसे पहला नंबर पे है वो आपका है नाउन। नाउन किसको आप कहते हैं? आप जानते हैं कि कोई भी नेमिंग वर्ड जो नाम को बतलाता है उसको आप नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड नाउन होता है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जब हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के सब्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आपका अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, क्वालिटी को बतलाता है, क्वालिटी गुण दोष कुछ भी हो, क्वालिटी को बतलाता है, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव।
इसके बाद आपका आता है एडवर्ब, सॉरी वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो भी एक्शन वर्ड्स है, जो भी हम एक्शन वर्ड्स कहने का मतलब जो काम करने वाला शब्द है, ऐसा शब्द जिससे काम का भाव उत्पन्न हो, ऐसे शब्द को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। और इस एक्शन वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फंक्शन के हिसाब से क्या नाम देते हैं? वर्ब। इसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस या एडवर्ब की भी विशेषता को बतला दे। यानी कि ध्यान से फिर से सुनिएगा, ऐसा शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तथा सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को हम कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये कनेक्टिंग वर्ड होता है। ये दो शब्दों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। दो शब्द को जोड़ता है, दो इडियम्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो से अधिक सेंटेंसेस, इडियम्स या वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। अब उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत ही प्यारा शब्द है। ये ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन कहेंगे किसको? ये रिलेटिंग वर्ड होता है। ये दो नाउन या फिर दो कोई अलग वर्ड के बीच में एक संबंध को बतलाता है, ये रिलेट करता है। कंजंक्शन में और प्रीपोजिशन में अंतर होता है। कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है और प्रीपोजिशन ये रिलेट करने का काम करता है। और आपका जो सबसे अंतिम है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो आपके अंदर क्या होती है कि सडन फीलिंग्स, यानी एकाबैग जो आपके फीलिंग्स में, इमोशंस में जो चेंजिंग आता है और उस समय अचानक आपकी जुबान से कुछ वर्ड्स निकल पड़ता है, वैसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, राम रीड्स द नोवेल अटेंटिवली विद मी। यहाँ पे गौर फरमाइएगा ज़रा। सर ये देखा जाए तो ये भी एक वर्ड है, 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 ये भी एक वर्ड है सर, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अब इसको हम फंक्शन के अनुसार सारे वर्ड को कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका राम है, ये बेसिकली नाम बताने का काम कर रहा है। तो जो भी नेमिंग वर्ड होगा, जो नाम को बतलाएगा, उसको हम फंक्शन के अनुसार क्या कहेंगे? नाउन। तो ये बेसिकली अपने आप में क्या हुआ सर? नाउन हुआ। इसके बाद यहाँ जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगला वर्ड है आपका रीड। और रीड एक एक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है कि काम क्या चीज़ का हो रहा है? पढ़ने का। तो यहाँ पर ये एक्शन को दिखा रहा है। तो जो भी एक्शन वर्ड्स होंगे उसको हम फंक्शन के अनुसार क्या नाम देंगे? वर्ब। तो ये अपने आप में सर क्या हो गया? वर्ब। अब यहाँ पर सर ये आपका दी, अब आप दी के बारे में समझ लीजिए। ये बेसिकली नोवेल अपने आप में सर नाउन हुआ। अरे कोई नोवेल एक नाम है और आपको ये देख रहे हैं कि नाउन से पहले एक वर्ड आया है। तो नाउन से पहले जो भी शब्द आएंगे वो शब्द उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जब ये वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो कायदे से इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल है। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है जो हम एक आर्टिकल आपको टॉपिक ही पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में खूब डिटेल बात करेंगे। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं अटेंटिवली। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये अटेंटिवली ये भी एक वर्ड है जो किसके लिए यूज हो रहा है? मुझे लगता है ये जो अटेंटिवली है ये रीड के लिए यूज़ हो रहा है। अरे इस रीड्स के लिए, ये अटेंटिवली इस रीड्स के लिए यूज़ हो रहा है कि पढ़ने का काम कैसे वो कर रहा है, काफ़ी ध्यान से। तो यहाँ पर ये आपका ये वर्ब को क्वालिफाई किया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एडवर्ब, फंक्शन के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए, और वो किसके साथ पढ़ रहा है? मेरे साथ। कौन पढ़ रहा है? राम। तो यहाँ पर ये जो विद है ये राम और मेरे बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेटिंग वर्ड हुआ, और जो रिलेटिंग वर्ड हुआ ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन। और ये जो मी है ये किसी न किसी, ये मैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ता है तो मेरा कुछ ना कुछ नाम है और उस नाम के बदले में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? मी। तो ये अपने आप में सर क्या हुआ? प्रोनाउन।
तो मुझे लगता होगा कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और इसके आधार पर ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आप कभी डिक्शनरी का अध्ययन किए होंगे या फिर एग्ज़ाम्स में बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं जैसे एंटो सिनो, या फिर आपको क्लोज टेस्ट वगैरह दिया जाता है, उसमें भी वर्ड को फिलअप करने के लिए दिया जाता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, खासकर जो फिलर्स होते हैं वो दो तरह से आते हैं, एक ग्रामर बेस्ड और एक वर्ड बेस्ड। तो वर्ड बेस्ड में भी कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है और ग्रामर बेस पर भी ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रामर का जो ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप जैसे एंटोसिनो की बात करते हैं या किसी वर्ड्स की बात करते हैं, तो वर्ड्स के ग्रुप में ज़्यादातर आपको क्या मिलता है, तो ज़्यादातर 4 तरह के शब्द मिलते हैं आपको। या तो आपको नाउन मिलेगा, या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा, या तो आपको वर्ब मिलेगा, या तो आपको एडवर्ब मिलेगा। बाकी अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन जितना हम पढ़ाएंगे वो काफ़ी है उतना ही प्रोनाउन होते हैं। अगर आप बात करते हैं एडजेक्टिव, हाँ, अगर आप बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब भी हम जितना पढ़ाएंगे, हाँ, एडवर्ब भी जितना पढ़ाएंगे वो, और साथ में एडवर्ब बनाने का हम कुछ ट्रिक भी आपको अभी बताएंगे। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कहा जाता है, प्रीपोजिशन इज़ द ओशियन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि प्रीपोजिशन जो इंग्लिश ग्रामर का ओशियन है। प्रीपोजिशन कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रीपोजिशन में बस कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इनके यूसेज ज़्यादा हैं, बस इनके यूसेज को ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे अभी तो हम लोग वर्ड्स को फंक्शन के अनुसार कैटेगराइज किए हैं, बाद में फंक्शन के साथ साथ वर्ड के एटीट्यूड को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के एक अच्छे जानकार बनने के लिए, लिंग्विस्ट बनने के लिए सबसे पहले वर्ड के एटीट्यूड को पकड़िए कि कौन सा वर्ड का क्या एटीट्यूड है ना। और इस अध्ययन को हम कॉन्नोटेशन कहते हैं और इस सीरीज़ को भी हम आपके साथ रेगुलराइज करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब जिस वर्ड के अंत में मिंट लगा हो, हुड लगा हो, निस लगा हो, सिप लगा हो, टी-वाई लगा हो, सी-ई लगा हो, आई-ओ-एन लगा हो, ए-जी-ई लगा हो, टी-एच लगा हो, डी-ओ-एम डॉम लगा हो, इज़्म लगा हो, ट्यूड लगा हो, यू-आर-ई लगा हो, ई-आर-आर या ओ-आर लगा हो, तो वे जनरली क्या होंगे, नाउन ही होंगे। क्या होंगे सर, नाउन ही होंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दिया है, जैसे आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, यहाँ पर मिंट की वजह से आप देख करके आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वर्ड है। अगर आपको कैटेगराइज करना हो तो आप इसको पकड़ लेंगे कि आपका क्या है, नाउन है। इसके बाद यहाँ पर जैसे चाइल्डहुड, तो हुड देख करके, और बेसिकली ये जितने भी शब्द है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब हम नाउन स्टार्ट करेंगे तो खैर नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, डॉम की वजह से ये भी वर्ड आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। सी की वजह से ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। टी-वाई की वजह से ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ब्यूटी नाउन है। लैंग्वेज ए-जी-ई ये भी नाउन हो गया। और इसके बाद डोमिनेशन, यहाँ भी आई-ओ-एन की वजह से ये भी नाउन हो गया। यू-डी-ई की वजह से ये भी नाउन हो गया। ई-आर की वजह से ये भी नाउन हो गया। ओ-आर की वजह से ये भी नाउन हो गया। तो जिस वर्ड के अंत में भी ये सारे सफिक्स, आपको मैंने बताया है सफिक्स क्या होता है, ये सारे सफिक्स अगर जोड़ दिया जाए या फिर ये सफिक्स लगा हो तो केवल और केवल क्या बनेगा, नाउन बनेगा। और बेसिकली कौन नाउन बनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा जो ट्रिक है, जब वर्ड के अंत में आपका जो वर्ड्स है वो ख़त्म हो क्या चीज़ से, ओ-यू-एस से या एफ-यू-एल फूल से या एबल या एबल से या आई-भी से या आई-सी से या ए-एल से या लेस से या ओ-एस-सी से, तो बेसिकली ये कौन से शब्द कंस्ट्रक्ट करते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, करेजियस ओ-यू-एस लगा है, लेस लगा है, हेल्पलेस, इटेबल, यहाँ पर इट में एबल लगा है, ब्यूटी में फुल लगा है, यहाँ भी फुल लगा है, यहाँ आई-भी जैसे कम्पिटिटिव, तो कम्पिटिटिव यहाँ पर आई-भी लग गया तो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ, जाना पहचाना वर्ड है सिलेबिक, तो यहाँ पर देखिए आई-सी यहाँ पर लग गया तो ये भी वर्ड क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। सर यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, फुल यहाँ भी लगा है, फुल यहाँ भी लगा है, तो ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए,
जैसे कप फुल हो गया, स्पून फुल हो गया या माउथ फुल हो गया। सर आप इसको एडजेक्टिव नहीं समझेंगे। जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो यहाँ पर डिटेल बताएंगे कि ये कंपाउंड नाउन है। और ये कैसे कंपाउंड नाउन बनता है, यहाँ पर 2 रूट वर्ड है कप फुल। अभी मैंने आपको कंपाउंड वर्ड बताया था, अभी कुछ देर पहले मैंने कंपाउंड वर्ड, जो आपका पहला सेशन है उसमें मैंने कंपाउंड वर्ड के बारे में बताया है पार्ट 1 में। अब यहाँ देखिएगा सर, ये कंपाउंड नाउन है तो ऐसे वर्ड्स को जैसे कप में फुल लग जाए, स्पून में फुल लग जाए, माउथ में फुल लग जाए, तो ये सब कंपाउंड नाउन होंगे। अब देखिए एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब जनरली बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। जनरली बात करते हैं एडवर्ब बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरली आप एडवर्ब पकड़ पाएंगे, जनरल एडवर्ब को आप आराम से पकड़ पाएंगे। और एडवर्ब जनरली ये जो एडवर्ब होंगे ये आपको वर्ब को क्वालिफाई करने में काम आएगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने में काम आएगा, सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। और जितने भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, सभी चीज़ को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए कोई भी एडजेक्टिव में जब आप ly ऐड कर देंगे लास्ट में, एट लास्ट, तो ये एडवर्ब बनेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ब्यूटीफुल, सर फुल देख करके एडजेक्टिव है और इसमें ly लगा दिए तो क्या बन गया, ब्यूटीफुली। और ये ब्यूटीफुली अपने आप में सर एडवर्ब हो गया। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ly जोड़े तो ये क्या बन गया, ऑनेस्टली। ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है और ly जोड़ने के बाद ये क्या हो गया, ऑनेस्टली, ये एडवर्ब हो गया। क्लियर, एडजेक्टिव है, ly जोड़े, क्लियरली। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हुए दोस्तों, एडवर्ब हुए। अब सर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आप एडवर्ब से आपको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। ly जुड़ा होगा, ly हटा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना कमाल का ट्रिक। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखते तो रहिए, बस मेरे सेशन को रेगुलरली अटेंड करते चलिए, फिर आपको कमाल, केवल कमाल की चीज़ें ही दिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। और इंग्लिश सीखना बेहद आसान है, आप भी महसूस करेंगे और ये बात मैं आपको महसूस कराऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अभी हम लोगों ने नाउन को पकड़ना सीखा, एडजेक्टिव पकड़ना सीखा, एडवर्ब पकड़ना या एडवर्ब बनाना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे वर्ब को कैसे पकड़ेंगे। डिक्शनरी में भी आप देखिएगा ज़्यादातर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और एडवर्ब कम मात्रा में। आज ज़रूर सभी आदमी डिक्शनरी खोल के देखिएगा। आप मुझ पे यकीन नहीं कीजिए, मैं जितना कहता हूँ उतना करके देखिए, अगर होता है तो यकीन कीजिए सर, और मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। मैं अपना सारा एफर्ट अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए लगा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना हमसे फ़ायदा हो सके मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़े और ख़ुद को भी सपोर्ट करें और हमको भी सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपका वर्ब है इसको हम 2 तरह से पकड़ते हैं। एक तो वर्ड्स के अंत में अगर आपका ATE लगा हो, IFY लगा हो, ISE और IZ ही, ये दोनों एक दूसरे की जगह पे लग सकते हैं, या फिर EN लगा हो, तो भी ये वर्ड्स, यानी अगर आपके ये अंत में यानी कि सफिक्स के रूप में अगर ये सारे चीज़ अगर सिलेबल आते हैं तो वो आपका वर्ब होगा। और दूसरा इसमें शुरुआत में भी यानी कि प्रीफिक्स के रूप में भी अगर री लगा हो, अगर डी लगा हो या इन लगा हो, तो भी ये जो वर्ड्स बनेंगे ये आपका क्या होगा, वर्ब ही होगा। अब यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कम्युनिकेट। तो यहाँ पर कम्युनिकेट में देखिए ATE लास्ट में आया कि नहीं आया, तो ये कम्युनिकेट आपका वर्ब है। आप देख करके पहचान लीजिएगा कि नहीं पहचान लीजिएगा। ए सर, अगर आपको मैं खूब बड़ा ग्रुप्स दे दूं और आपको मैं कैटेगराइज करने के लिए कह दूं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो आराम से कर लेंगे। एक बार बोलिए ना, हाँ सर, जी सर, बोलिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आपका यहाँ पर है वेरीफाई, तो यहाँ पर IFY आया, इसके बाद आपका है मोनोटाइज, यहाँ पर देखिए आई ऐसे आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ ISE है वहाँ IJD आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए जैसे ब्लैक, अपने आप में ब्लैक एक एडजेक्टिव है और ब्लैक के अंत में आपने EN जोड़ा तो ये क्या बन गया, ब्लैकन। और ब्लैकन सर वर्ब है। किसी भी एडजेक्टिव में जब EN जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव नहीं रह जाता, वो वर्ब बन जाता है। तो वर्ड फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन चीज़ जोड़ने से क्या बनता है। अब जैसे यहाँ पर है रेड, रेड में EN जोड़े तो रेडन, रेडन आपका क्या बन गया सर, लाल करना, ये वर्ब बन गया। तो याद रखिएगा
अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ दिए जाते हैं इन तरह के वर्ड्स। एडजेक्टिव में en जोड़ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीज़ों को बारीकी से समझ लिए हैं तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं रही। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे देखिए री एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगेन या बैक। जैसे अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो एक सुपरफ्लुअस नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें ये तमाम, जैसे री लगा हो कोई वर्ड में तो वहाँ पर बैक या अगेन फिर से नहीं लगाते हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, लेकिन कभी कभी ये अगेन या बैक की मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर री कवर में री जोड़े तो अगर कवर का मतलब ढकना है तो यहाँ पर अगेन का या फिर बैक का अर्थ ये दे सकता है, लेकिन कवर में अगर री जोड़ करके एक नया वर्ड बनाते हैं री कवर मतलब ठीक होना, तो वहाँ पर री का मतलब अगेन या बैक नहीं हुआ। तो यहाँ पर री लगा हुआ है तो ये भी वर्ब है, यहाँ पर डी लगा हुआ है तो ये भी वर्ब है। एक्ट, और एक्ट में आपने इन लगा दिया तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब अगला जो हमारा स्टेज है वो ईडियम्स और इसके बाद क्लॉज का स्टेज है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी लेंगे किसके बारे में, ईडियम्स के बारे में और क्लॉज के बारे में। ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा परसेप्शन यदि वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उसको बताइए कि ये परसेप्शन देखो, कोई भी बच्चा इंग्लिश आराम से सीख सकता है। वो केवल ए से लेकर जेड तक भी जानता होगा ना, उसको अगर जो मैं सीरीज़ दे रहा हूँ अगर ये सीरीज़ को फॉलो करते चलता है तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। अभी देखिए ना, अभी मैं आपके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को तो शेयर कीजिए ही, और शेयर के साथ साथ सभी लोगों को कहिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि उनको नए अपडेट सबसे पहले मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।